हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के सेक्शन को, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये 30 क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और देखें कि आप कितना आउट ऑफ 30 स्कोर कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेटेट के सिलेबस में बदलाव होने वाली है और अभी जो न्यू सिलेबस होगा वो हमारे बीच नहीं आया है। इसीलिए अभी हम लोग ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो टॉपिक्स हर सीटेट या जेटेट या फिर किसी भी टेट के एग्ज़ाम हो उसमें कॉमन होते हैं। और अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि सीडीपी का जो भी सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो सिलेबस हर एग्ज़ाम के लिए लगभग कॉमन ही होता है। तो झारखंड का भी सिलेबस उससे कुछ अलग नहीं होगा और सेम ही होगा सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ 30 क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लास सीडीपी का, चाहे इंग्लिश का या हिंदी का, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पढ़ाई कैंप पे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्लासेस जेटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंडक्ट कराई गई हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी वीडियो की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है पढ़ाई कैंप का, आप वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जितने भी हमारे क्लासेस यहाँ जेटेट के लिए कंडक्ट की गई हैं, वे सारे पीडीएफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि 30 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी हो सकता है। तो दूषित वातावरण से क्या आशय है, यानी कि कहने का मतलब कि जो बच्चे अपराध करते हैं, तो बच्चे जो अपराध करते हैं उसका एक कारण दूषित वातावरण है, हमारा खराब इन्वायरमेंट है। तो हमारा खराब इन्वायरमेंट है, इसका मतलब यहाँ किसका आशय है, ऑप्शन चारों में से। तो वैश्यालय है, या शराब खाना है, या जुआ घर है, या फिर सभी हैं। तो ये तीनों जो है बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं अगर उसके आसपास ये तीनों चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निर्देशन वह सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की विकल्प चुनने एवं समायोजन प्राप्त करने तथा समस्या हल करने के लिए दी जाती है। यह कथन जो है किसने कहा था। तो यहाँ बताया गया है कि निर्देशन जो है वह किसी व्यक्ति को कोई विकल्प चुनने या उसके कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए एक बहुत अच्छी, बोल सकते हैं कि चीज़ है जिसे दूसरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो यह जो कथन था वो किसने कहा था। तो जॉन्स ने कहा था, जेम्स ने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था, या फिर फ्रायड ने कहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा था, तो आर्थर जे जॉन्स ने कहा था। ठीक है, आर्थर आर्थर जे जॉन्स ने इस कथन को कहा था। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। यह कथन जो है वह किसका है। तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस कथन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये कथन जो है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि विकलांग व्यक्ति किसको कह सकते हैं। तो जो किसी एक ऐसा बोल सकते हैं कि विकलांगता एक शारीरिक दोष है जो किसी व्यक्ति को कोई साधारण क्रिया करने में या उसमें भाग लेने में उसको सीमित रखता है या बाधित डालता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। यह डायरेक्ट आपको जेटेट में मिल सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता बालक की प्रकृति होती है। सृजनात्मकता जो होती है वो बालक की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, तो सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुक्त रहते हैं। तो बिल्कुल, जो बच्चे क्रिएटिव होंगे, ये वाला क्लास हमारा क्रिएटिविटी का क्लास जो है हमारे चैनल पे लिया गया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जो क्रिएटिव बालक होते हैं वो सदैव सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, उसके उसी लाइन पे जाते हैं। या सृजनात्मक बालक आलस से युक्त होते हैं। बिल्कुल गलत, जो बच्चे क्रिएटिव होंगे वो आलस युक्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो सृजनात्मक बालक होंगे वो अमान्य, कहने का मतलब कि फालतू के काम कार्य करते रहेंगे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? तो क्या होगा? तो पीटेंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को पीटना बिल्कुल भी मना है। सीडीपी के क्वेश्चन में अगर आपको पीटना, मना, डांटना, कोई भी वर्ड ऐसा आ जाए वो हमारा गलत होगा। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी जो है ज़्यादा सटीक आंसर है कि बच्चे अगर यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध अगर किया है तो उसको नाटक, साहित्य और नृत्य के माध्यम से बच्चों को समझाया जा सकता है, उसको रियलिटी से उसको बोल सकते हैं फेस टू फेस करवाया जा सकता है, जिससे बच्चों को समझ में आए कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। ठीक है? जब हम लोग जुवेनाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि बच्चे को किस प्रकार से जो बाल अपराध से मुक्त किया जाता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रभावशील बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। यह कथन जो है किसका है? तो ऑप्शन है समसन का या तयुंकिंग का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा कि समसन और तयंकिंग दोनों का यह कथन है कि प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। नाड़ी संस्थान कहने का मतलब कि हेरिडिटी जो है उसका श्रेष्ठ होगा, तो वे बच्चे क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं? तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हमारे फ्राइड और एडलर दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हमारे फ्राइड एंड एडलर दोनों हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन है किसका? तो विशिष्ट बालक जो होते हैं वह मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो यह कहना था किसका? तो किक का। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि होती है। यानी कि बर्ट जो है उन्होंने कहा था कि पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? जिसका आईक्यू लेवल कितना होगा? 85 से कम होगा। ठीक है? तो आईक्यू लेवल की यहाँ बात हो रही है, तो 85 से कम जिसका भी कम होगा वह बालक क्या होगा? पिछड़ा बालक होगा। तो इसका डिटेल क्लास हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि के चैप्टर को। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? जो बच्चे बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं उसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? तो आवासीय विद्यालय मतलब इसका एस्टेब्लिश करना चाहिए, या विशेष विद्यालय एस्टेब्लिश करना चाहिए, या विशेष कक्ष, या फिर ये सभी। तो जो बच्चे मंद गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, उनको विशेष कक्षा की ज़रूरत होती है, विशेष विद्यालय की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे साधारण बच्चे के साथ सीख नहीं पाते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक विधि जो है उसके अंतर्गत कौन सी विधियां आती हैं? तो मनोनाटकीय विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, या स्वप्न विश्लेषण विधि, या फिर ये सभी। तो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो है हमारे मनोनाटकीय विधि आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, सीखने की मंद गति, तो ये विशेषता तो है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो मंद गति से सीखेगा। अमूर्त चिंतन का अभाव, अमूर्त चिंतन का भी उसमें अभाव होगा। देखिए, एक होता है मूर्त चिंतन, याद रखिएगा, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो दोनों में अंतर क्या होता है? मूर्त मतलब क्या? मूर्ति याद रखिएगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको मन में ही मन कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वह क्या कर रहा है? देख कर। अगर हम बोले कि 3 × 2 कितना होगा, 3 × 2 कितना होगा, तो कोई बच्चा लिख के कॉपी में लिख के बता रहा है 6 होगा, तो क्या कौन सा चिंतन कर रहा है? मूर्त चिंतन कर रहा है। लेकिन कोई अगर आईक्यू लेवल जिसका बच्चा का अधिक है उसको बोले 3 × 2 क्या होगा, तो बिना पेन पेपर का अगर बोल दे 6, तो वो क्या कौन सा चिंतन किया? अमूर्त चिंतन किया। यानी कि अमूर्त चिंतन मन ही मन में करेगा, मूर्त चिंतन किसी चीज को देख के, किसी चीज के हेल्प से करेगा। ठीक है? तो बच्चे जो मंदबुद्धि होते हैं वो अमूर्त चिंतन का उसमें अभाव होता है, वे बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते। शारीरिक दोष
होता है मंदबुद्धि बच्चे में, लेकिन मौलिकता जो है वो बिल्कुल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को देनी चाहिए? तो शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। ठीक है, यानी प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको पहचान करने के लिए अगर शिक्षक कोई बात बोल दिया तो बच्चा उसी का निर्णय को सर्वमान्य मानेगा, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई प्रतिभावान बालक है तो अपना माइंड यूज़ करेगा, ना कि शिक्षक जो बोलेंगे वही। शिक्षक बोलेंगे तो करेगा ही, लेकिन अपना एक क्रिएटिव माइंड लगा करके उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। परिवार जिससे बालक आता है उसको देना चाहिए या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। तो यह जो कथन था वह किसका था? तो बर्ट का था, कॉल्सनिक का था, हॉली का था या फिर फ्राइड का था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, हॉली। देखिए यह क्या बोला था कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, यानी कि जो हमारे समाज के मापदंड है उससे भटक जाता है, उसे बाल अपराध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हॉली ने इस कथन को कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो क्या नहीं होते हैं? तो अपंग नहीं होते हैं, बधिर नहीं होते हैं, या फिर बहरे नहीं होते हैं, या फिर स्वस्थ नहीं होते हैं। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं वे स्वस्थ नहीं होते हैं। ठीक है, वे अस्वस्थ रूप में माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वह किस चीज से आता है? तो वंशानुक्रम से आता है, बिल्कुल सही। वातावरण से भी आता है, बिल्कुल सही। आयु एवं वृद्धि का प्रभाव भी पड़ता है, तो बिल्कुल सही, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई बालक है उसमें अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो उसमें किस रूप में, अगर कोई दो बच्चा है, एक बच्चा ये है एक बच्चा ये है, अगर दोनों बच्चे की बात की जाए तो दोनों बच्चा कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, है ना? कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंस जो डिफरेंट दोनों में आया वह किस चीज़ से आया? तो वंशानुक्रम से आया होगा। क्योंकि अगर किसी का माता पिता बहुत तेज हैं तो उसका बच्चा भी थोड़ा तेज होने का चांसेस ज़्यादा बनता है। किसी बच्चे का अगर माता पिता थोड़े कमज़ोर हैं तो उसका बच्चा भी कमज़ोर होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आनुवांशिकता से जो है वह दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता आया। लेकिन वातावरण से भी बोल सकते हैं, अगर कोई बच्चा जो है बहुत बड़ा टाउन में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, तो उसका अलग उसमें प्रभाव दिखेगा। कोई बच्चा गाँव में रहा उसका अलग प्रभाव। तो आने की और एज के कारण भी दोनों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप क्लास डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में सीडीपी के सेक्शन में ये उपलब्ध है, वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिटेल से इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंधन मस्तिष्क से कर दिया जाता है, इसे कहते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां, या सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि के माध्यम से जो है बच्चे को अगर कोई चीज़ सीखना है तो उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके उसको उसके मस्तिष्क से संबंध बनाया जाता है, मतलब वह बार बार उसको सुनेगा और सीखेगा। ठीक है, तो सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्न में से अधिगम की विधियां हैं। तो अधिगम की विधियां जो है वो कौन सा है? तो अवलोकन विधि, करके सीखना, या सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि। जैसे जब ही हमने देखा कि सुप्त अधिगम सामूहिक विधि किसको कहेंगे, तो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके माध्यम से हम लोग जो है उसको सीखते हैं। और अवलोकन विधि किसी से अवलोकन करके, किसी से देख के, किसी से बात करके सीखना अवलोकन कहलाता है। या करके सीखना, कोई काम कोई ऐसा प्रॉब्लम है उसको करके, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखने नहीं आ रहा है अच्छे से, तो उसको बार बार हम रिपीट लिख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उससे जो बच्चे हैं अधिगम का उसमें डेवलपमेंट होता है अधिक मात्रा में। तो इसमें उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण और अधिगम है। तो शिक्षण और अधिगम है क्या है? तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही। दोनों
गत्यात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। और शिक्षण और अधिगम जो है एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर एक सिक्का है तो एक साइड उसका अधिगम होगा, एक साइड उसका शिक्षण होगा। तो ये हमारा उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एस चौहान जी का है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था एस चौहान जी ने कि बालकों में सृजनशीलता का जब विकास होता है तो सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से पलायनशीलता के कारण है। तो पलायनशीलता का क्या कारण है? तो कल्पना की अधिकता, कुसुमायोजन या दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति या फिर ये सभी। पलायनशीलता कहने का मतलब कि अच्छी शिक्षा नहीं मिलने से बच्चे क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पढ़ने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्यों? तो काम की तलाश में। वैसे बच्चे में पलायनशीलता पाया जा रहा है कि अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर मूव कर रहे हैं बच्चे। तो उसमें जो है क्या हो रहा है, तो कल्पना की अधिकता हो रही है। बहुत बच्चे जो है मतलब कल्पना करके बहुत अधिक उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने गांव को, अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। कुसुमायोजन या दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को नवीन पाठ्य पुस्तक सीखने हेतु सबसे पहले छात्रों के स्तर का ज्ञान करना होगा, या नवीन उदाहरण देंगे, या नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, या छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जब बच्चे को नवीन पाठ्य पुस्तक सीखने हेतु सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो छात्रों को स्तर का ज्ञान करना है, ताकि बच्चे किस लेवल में है उसको हम लोग पता कर पाएं और उसी के अनुसार उसको हम एजुकेशन दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कारण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो कौन सी विधि? तो मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि या अनैदेशिक विधि या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। चलिए 25 है, सीखने की सूझ के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। तो क्या कौन सी नहीं है? सीखने के सूझ के सिद्धांत में शैक्षिक उपयोगिता जो है कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखेंगे यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है, बिल्कुल नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक कर सकती है, जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। या फिर यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता, या फिर इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो देखिए जो सीखने का सूझ का सिद्धांत है वह ये सभी में उपयोगिता रखता है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। तो सीखने में उन्नतिपूर्ण क्या संभव है? तो सिद्धांत के रूप में या व्यवहारिक रूप में या वांछनीय रूप में या अवांछनीय रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सिद्धांत रूप में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 है, जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? तो किस विद्वान के द्वारा बताया गया है कि जटिल बालक जो है वह दो प्रकार के होते हैं? तो बर्ट ने बताया है इसको, ठीक है, BERT, बर्ट ने बताया है कि जटिल बालक दो प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो निम्न बुद्धि और मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उसके लिए कौन सी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में? तो अवसर की समानता बिल्कुल सही होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि बिल्कुल सही, यह मान्यता को रोकना, यह मान्यता मतलब किसी एक बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना, इस चीज़ को रोकना, यानी कि ये सभी बिल्कुल जो डी वाला ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह कथन है। तो सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पठार है।
तो यह किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। तो सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है साहस की उपलब्धि, अत्यधिक जिज्ञासु, परिश्रमी, मंदबुद्धि। तो सृजनशील जो बच्चे हमारे सृजनशील होंगे वे बच्चे में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाएगी? तो साहस तो बिल्कुल उसमें होगा, अत्यधिक जिज्ञासु भी, क्यूरियोसिटी भी उसमें बहुत अधिक होगा, परिश्रमी हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मंद बुद्धि नहीं होगा। जो सृजनशील बालक होते हैं वो मंद बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होते। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 30 आपका कितना मार्क्स यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे बहुत सारे जेटेड के और सीटेड के क्लासेस अटेंड करवाई गई है, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को विजिट करें और वहाँ से सारी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को और भी अधिक अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।